हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। जहाँ हम करते हैं स्टडी इन स्मार्ट वे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास मैथ का रिवीजन। हम कंप्लीट रिवीजन को 2 पार्ट में पूरा करेंगे। पहले पार्ट में 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड 7 चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, फिर भी अगर आप ये वाली सीरीज पूरी दोनों पार्ट की देख लेते हैं तो आप आसानी से मैथ को कर पाएंगे। जो आपका एग्जाम आने वाला है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ इसमें कि कंप्लीट आपको ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे, पर आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो क्वेश्चंस सारे इसी के ऊपर आएंगे, तो आप आसानी से अपना एग्जाम कर पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है 140। इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। तो हम नॉर्मल जैसे पहले करते थे छोटी क्लासेस में वैसे ही करेंगे। इसको 140 ऐसे हमने 140 लिख लिए। 2 से काटे, 2 सत्ते 14, 0, 2 तियाँ 2 पंजे 5 सत्ते 5 एकम। तो हमारे गुणनखंड आए 2, 2, 5, 7। हमने इसको ऐसे करके लिख लिया। 2, 2 2 बार थे, हमने इसका स्क्वायर कर लिया। ये वाले ऐसे लिख लिए। तो ये हो गया हमारा आंसर 140 के गुणनखंड। सेकंड क्वेश्चन हमारा 306 और 13 14, 1314। इसका हमें निकाल एलसीएम दे रखा है 18 और एलसीएम हमसे पूछ रहा है, इसका एलसीएम बताओ। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ पे एक चेंजेस और भी हो सकती है। कभी कभी हमें दो नंबर ना देके दोनों नंबर का गुणनफल दे रखा होता है, तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसमें देखो 1 2 3 4 चार चीजें दे रखी हैं, तो इसमें हमसे एक चीज पूछ रहे हैं, तो 3 का मान भी हमें पता है। 1 2 3 मान दे भी रखे हैं, तो हमें जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। एचसीएफ दे रखा था 18, तो हमने एचसीएफ लिख लिया। एलसीएम ऐसे रहने दिया। हमसे ये पूछ रहे हैं पहली संख्या 306, दूसरी 1331। 18 से हमने इसको काटा, 18 एकम 18, बचे कितने 12, 126 हो गए। 18 सत्ते 126, 17 गुणा 1314, इन दोनों की गुणा करी तो हमारा ये मिल गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। 987 बटे 10,500। इसको हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो इसका एक कंडीशन होती है कि अगर हर के हम अगर गुणनखंड करें, इस टाइप से अगर इसको हम काटें गुणनखंड करें हर के, तो हर का गुणनखंड करने के बाद वो 2 की पावर n और 5 की पावर m इसके रूप का बन रहा है, तब तो हमारा प्रसार इसका शांत होगा वरना अशांत होगा। तो हम इसको पूरे को तोड़ते हैं। इस पहले 987 को तोड़ा, 141 गुणा 7 हो जाएगा इसका गुणनखंड। इसके गुणनखंड करें, हम अलग लिख के कर सकते हैं इसको गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड ये आएंगे सारे। तो 2 2 2 बार था, स्क्वायर हो गया। 3 एक बार था, 5 3 बार था, इसका क्यूब हो गया। 7 और 7 इससे कट गए, 141 बटे इतना आ गया। 141 को भी हम तोड़ सकते हैं, 47 गुणा 3, तो 3 से ही 3 कट जाएंगे, तो हमारा बचा 47 बटे 2 की स्क्वायर और 5 का क्यूब। तो ये देखो 2 की पावर n और 5 की पावर m इसके रूप का है हर। तो हर अगर हमारा इस रूप में है 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो हमारा इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने साथ के जो फ्रेंड्स हो उसको उनके साथ शेयर करें वीडियो को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोनों, ये वाला 4th और 5th। देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा पर बहुत इजी है, बहुत आसान, बहुत आराम से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये पेपर में आने के इसके बहुत चांसेस रहते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। हम पहले से मान लेंगे ये एक परिमेय संख्या है, और हमने पढ़ा है कि परिमेय अगर कोई परिमेय संख्या है तो वो a बटे b के रूप में होती है। तो वही हम अपने कॉन्सेप्ट लगाएंगे
मान लिया √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √3 अगर परिमेय संख्या है तो वो a/b की तरह से लिख सकते हैं हम इसको। कंडीशन ये होती है कि नीचे वाला जो हर होता है ये 0 नहीं होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0, और ab कैसी होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, अगर दो संख्या उन दोनों का मासक सिर्फ एक आ रहा है तो वो दोनों संख्या कहलाती है सह अभाज्य संख्याएं। ये बहुत जरूरी बात है यहाँ हमारी, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा सॉल्यूशन फाइनल वाला निकल के आएगा कि दो संख्याओं का अगर मासा एक है तो वो कहलाती है सहअभाज्य संख्या। तो हम यहाँ से करेंगे √3 बराबर a/b, दोनों साइड अगर हम वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इसका √ हट जाएगा, ये a² हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, b² इधर 3 इधर कर लिए। बस इतनी सी बात अगर हमने समझ ली तो हमारा पूरा सवाल हो गया। तो हम यहाँ पे वही दो बातें लिखेंगे कि 3 a² को विभाजित करेगा, स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा तो 3 a को भी कर देगा विभाजित। ये हमारी पहली बात हो गई। इतने ही पार्ट को हम दोबारा से दोहराएंगे। अगर हम a की जगह कुछ और रख दें 3c, तो 3c अगर a की जगह रखेंगे तो 3 3 9 और c का c² हो जाएगा, 3 से काट दो, 3c², 3c² हो गया। यहाँ पे 3 b² के बटे में चले जाएंगे ये, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 3 a² को विभाजित करता है तो 3 a को भी करेगा, ऐसे ही 3 b² को विभाजित करता है तो 3 b को भी करेगा विभाजित। तो इससे हमें पता क्या चला कि 3 समीकरण 2 व 3 से हमें ये पता चल गया कि जो 3 आए हमारे वो a और b दोनों के गुणनखंड है, गुणनखंड है तभी तो इसको विभाजित कर रहे होंगे वो। तो अगर 3 a और b के गुणनखंड हैं और हमने बोला था कि a और b क्या थी, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है तो मासा 1 होना चाहिए, पर मासा गुणनखंड कितने आ रहे हैं इसके 3। तो हमने जो सोचा था वो हमारा कैसे निकला, उल्टा निकला, हमारा मानना गलत था। तो हमारा मानना गलत था कि √3 परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी, तो हम कह सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब √3 हो, √2 हो, √5 हो, ये सारी कैसी कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। इसमें हमें बताना है 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो फिर से इसको हम ऐसे मान लेंगे कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, और अगर परिमेय संख्या है तो वो a/b के बराबर होगी, जहाँ a b क्या है, सहअभाज्य संख्या, और b नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी कंडीशन में पता होनी चाहिए। तो हमने 5 इधर ले आए, ये माइनस इधर प्लस थे, इधर आके माइनस में हो गए। अब a/b परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है, तो ये पूरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। हम पूरे की जगह लिख सकते हैं परिमेय संख्या। √3 हम निकाल चुके थे पहले से कि ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर तो होगी नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि √3 बराबर नहीं है परिमेय संख्या के। तो जब √3 परिमेय संख्या के बराबर नहीं है तो ये पूरा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर पे अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बहुपद, चैप्टर नंबर 2। थोड़ा जल्दी हो रहा होगा, तो चलो मैं अपनी ऑडियो को थोड़ा स्लो कर ले रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में लिख सकते हो। ये कोई फंक्शन दे रखा है f(x), ये नॉर्मल भी समीकरण आपको दे रखी हो सकती है, या ऐसे करके दे रखा होता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, हमें भी इतना पता है कि ये दिखा समीकरण है, ठीक है। तो इसके शून्य का हमें बताने हैं, और हमें बताना है कि शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित करके बताओ कि ये जो निकाल रहे हो तुम शून्य, वो सही भी आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। तो हम शून्य तो निकाल लेंगे नॉर्मल गुणनखंड मेथड से अपने, 3x² - x - 4 को हमने ऐसे लिख लिया 0 के बराबर। तो हमें इसकी गुणा करनी होती है, ये a होता है, ये c होता है, x² के गुणा वाला a होता है, x की गुणा वाला b होता है, यहाँ पे b हो गया -1, और लास्ट वाला हमारा c होता है -4। इसकी गुणा करेंगे क्या आती है, 12। तो 12 को हमें ऐसे तोड़ना है कि घट के 1 आए, x की गुणा में जो है वो आए,
घट के, तो 4 3 12, 4 में से 3 गए 1, बच जाएगा हमारा 3x² माइनस एक्स, 4 माइनस 3 माइनस 4, माइनस एक्स के अंदर गुणा करिए -4x, माइनस माइनस प्लस 3x, -4 बराबर 0। इन दोनों में से देखो एक सा क्या है, केवल x एक सा है, बाकी 3x बचे यहाँ पे 4 बचेंगे, प्लस इनमें कोई सा एक सा नहीं है तो हमने एक बाहर निकाल लिया, जैसे थे वैसे लिख दिया। दोनों में एक ये ब्रैकेट एक सी है वो लिख ली, यहाँ एक्स बचा, यहाँ प्लस 1 बचा। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 4/3, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारा -1। तो हमारे दो शून्य मिल गए हमको, एक ये और एक ये। पहला वाला शून्य होता है अल्फा, दूसरा वाला शून्य होता है हमारा बीटा। ठीक है, तो अब हम सत्यापन करेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल का अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा बीटा की जगह तो हम अपने वो मान रखेंगे जो हमने निकाले हैं, अल्फा और बीटा। -b/a की जगह हम वो मान रखेंगे जो हमें समीकरण से हमने निकाले हैं, ये वाले रखते हैं। अल्फा 4/3, बीटा -1, माइनस बी की जगह -1 और ए की जगह 3, 3 एकम 3 में से 4 जाएंगे 1/3, माइनस माइनस प्लस 1/3। तो इससे तो हमें पता चल गया कि दोनों साइड बराबर आए, यानी कि हमारे ये सही थे। गुणनफल से करके देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा की जगह अल्फा का मान, बीटा की जगह बीटा का मान, अल्फा बीटा। और c हमारा -4 दे रखा है और ये दे रखा है 3, ये भी बराबर आ गया, तो हमारा ये सत्यापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। इसमें हमसे बोला है शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः इतने और इतने हैं, तो हमें द्विघात बहुपद बना के बताना है। तो अब जो न्यू बुक्स आई हैं उसमें अलग तरह से किया गया है। हमारा पहले एक फॉर्मूला हुआ करता था ये वाला, हम इससे करेंगे, बहुत 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 ज़्यादा इजी वे में हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो हमें योगफल दे रखा था मूलों का, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का जोड़ इतना। गुणनफल दे रखा था अल्फा इंटू बीटा -1। तो हमारे पास सूत्र ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² अल्फा प्लस बीटा 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1 बराबर 0। 4 देखो सबका लासा हो जाएगा नीचे, इसके बटे में हम 1 समझ लें, इसके बटे में 1 समझ लें, तो 4x² और 4 एकम 4, इसके बटे में तो 4 है ही, तो ये ऐसे ही रहेगा। 4 0 के साथ गुणा करके 0 हो गया, तो हमारा ये बच गया। और ये वाला टर्म जो होता है वही हमारा द्विघात, ये पूरी कहलाती है द्विघात समीकरण, और ये इतना पद कहलाता है हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की तरफ। ठीक है, इसमें हमारी 3 कंडीशंस हैं। ये तीनों कंडीशंस अगर हमें अच्छे से आ गई तो इस चैप्टर के हम सारे सवाल बहुत आसानी से कर लेंगे। पहली कंडीशन है हमारी कि अगर a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तो वो रेखाएं क्या होंगी, एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और उनके अद्वितीय हल होंगे, और समीकरण का युग्म कैसा होगा, संगत। ठीक है, और अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 इस तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो रेखाएं कैसी कहलाती हैं, संपाती रेखाएं कहलाती हैं, और उसके अनेक हल होते हैं। और समीकरण कैसी कहलाती है, संगत, ये भी संगत कहलाती है। लास्ट कंडीशन है a1/a2, b1/b2, ये दोनों इसके बराबर नहीं होते c1/c2 के, तो फिर कोई हल होता ही नहीं है, और युग्म कहलाता है हमारा समीकरण का असंगत। कभी कभी हमें सवाल में ये दे रखा होगा कि अगर रेखाओं के कोई हल नहीं है या रेखाएं संपत्ति है तो इसे सॉल्व करके बताओ, इसका मान निकालो। तो हमसे जो भी कंडीशन दे रखी होती है, संपाती हैं तो ये वाली कंडीशन निकाल के सॉल्व कर लेंगे, और अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो ये वाली कंडीशन निकाल के सॉल्व कर लेंगे। किसी का भी मान पूछ रहे हो क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दो समीकरण दे रखे होते हैं, तो आप लोगों से पूछेंगे कि पी का, ए का या के का मान बताओ अगर रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो, और उसके अद्वितीय हल हैं, तो हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे
और जो भी मान लिख लेगा यहाँ से, तो इसमें कह रहे हैं इक्वल नहीं है, तो हम लास्ट में लिख देंगे कि उस मान को छोड़कर उसके सारे और मान हो सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण ये और ये दो समीकरण हमें दे रखी है, तो हमें इन दोनों में बताना है कि इसके युग्म जो है वो संगत है या असंगत है। पहली समीकरण हमें ये दे रखी थी, हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। इसका लासा लिया 3 का, 3 दूनी 6, 4x प्लस 6y बटे 3 बराबर 8। 3 इधर गुणा में चले जाएंगे, 3 24 हो जाएंगे, 24 इधर आके फिर से माइनस के हो गए, इधर प्लस के दे इधर आके माइनस के। एक समीकरण तो ये हो गई। दूसरी समीकरण हम ये दे रखी थी, 12 इधर ले आया तो ये माइनस के हो गए, तो हमें दो समीकरण मिल गई। इन दोनों समीकरणों को हम दो समीकरणों से तुलना कर लेंगे ताकि हमें a1 a2 और b1 b2 c1 c2 के मान मिल जाए। ठीक है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 के हमने इन दोनों समीकरणों से मान निकाल लिए। ये a1 हो गया, b1 हो गया, c1 a2 b2 c2 हो गया हमारा। ठीक है, सारे मान मिल गए। हमने अब a1 बटे a2 का अनुपात निकालना है, b1 बटे b2 का, c1 बटे c2 का, ये अनुपात निकाल लिए। उसके बाद में ये भी अनुपात इसके निकाल लिए। ये हमारे कट रहे थे, हमने इसको काट लिए, 2 दूनी 4, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24, 2 2 2 ये आ गए सारे। ठीक है, अब देखो सारे अनुपात बराबर आए हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमने कंडीशन पहले पढ़ चुके थे फॉर्मूले में कि अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तो कैसा होगा, युग्म संगत युग्म होगा। तो देखो ये वाली कंडीशन हमारी बनी, सबके मान अनुपात बराबर आए, तो हमारे युग्म कैसा हो जाएगा, इसका संगत युग्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल को देखेंगे, इसमें दे रखा है हमें 2 अंकों की संख्या है कोई, ठीक है। उसमें कह रहे हैं कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। मतलब हमारी 2 अंकों की एक संख्या है कोई भी, उसमें जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक का दोगुना है। संख्या के अंकों को पलट दें अगर हम, तो जो हमारी सबसे पहले जो मूल संख्या थी वो 18 कम हो जाती है, तो हमें संख्या बतानी है। तो हमारी जो 2 अंकों की संख्या थी उसमें हमने मान लिया कि इकाई वाला अंक तो हमारा 22 है और दहाई वाला हमारा अंक है x। तो हमारी संख्या क्या हो गई, x हमारा दहाई पे है तो ये हो गया 10x, इकाई पे था ये हो गई एक बाई अकेली। ठीक है, तो हमारी जो मूल संख्या हो गई वो हो गई हमारी ये कि दहाई पे हमारा x दहाई पे है और इकाई पे हमारा बाई। और सवाल में कहा गया था हमसे कि जो दहाई वाली संख्या है वो इकाई वाली संख्या की दोगुनी है, ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये हमारी होगी पहली समीकरण। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि अगर अंकों को पलट दें, मतलब जो दहाई पे है वो इकाई पे आ जाए और इकाई वाला दहाई पे पहुंच जाए, अंकों को पलट दें, तो जो संख्या हमें मिली, इकाई वाला दहाई पे पहुंच गया, दहाई पे आ गया, और जो दहाई वाला था वो इकाई पे आ गया, अंक पलट दिए। अंक पलटने के बाद जो हमें संख्या मिली है वो पहली वाली संख्या से 18 कम हो जाती है। पहली वाली संख्या में से 18 हम कम कर दें तो हमें ये संख्या मिल जाती है। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। बाई इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 में से 9 एक गया तो 9 बाई बचे, एक्स इधर आके माइनस के हो गया तो 9x बचे, माइनस 18। 9x इधर आके माइनस के हो गए बराबर माइनस 18। इनमें से 9 कॉमन ले लिए, इसके बटे में आ गए, बाई माइनस एक्स बराबर माइनस 18 बटे 9। यहाँ इधर काट दिए नीचे, 9 दूनी 18, तो ये आ गए हमारे माइनस के 2। बाई में से माइनस 2 बाई गए तो माइनस का बाई, माइनस से माइनस गया तो बाई बराबर 2 आ गए हमारे, ये 2 है यहाँ पे टिके हुए। ठीक है, अब ये वाले 2 बाई बराबर 2 हम समीकरण 1 में रखेंगे, 2 रखे यहाँ पे तो 2 दूनी है 4 हो गए। अब हमारी संख्या क्या थी मूल, 10x प्लस बाई, तो 10x कितना आया हमारा 4, बाई था 2, 10x प्लस बाई 2, 10 40 प्लस 2 42, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। इसमें कह रहे हैं
√2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। इन दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन वाली विधि से हल करना है। ठीक है, तो पहले हमने समीकरण लिख ली, दूसरी ये लिख ली। तो इसमें हमने इसको इधर पहुंचा दिया बराबर की साइड, तो ये माइनस का हो गया, इधर आके इधर प्लस का था। √2 बटे में आ जाएंगे इसके गुणा में। ठीक है, ये हो गया हमारी समीकरण 3। समीकरण 3 से ये x का मान ये वाला हम समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ पे, यहाँ x की जगह, ये हमने x की जगह रख दिया, माइनस ये वाला ऐसे रख दिया। √3 और √3 की गुणा 3 हो गई, भाई ये इधर लिख दिए। ठीक है, ये वापस हम इधर ही लिख ले रहे हैं। √2 और √8 की गुणा करेंगे, √16 हो जाएंगे। √16 इसका वर्गमूल कितना होता है 4, माइनस के 3y और माइनस के 4y कितने हो गए, माइनस के 7y। 7 जीरो के बटे में जाके 0 हो जाएगा, y का मान 0। अब y का ये वाला मान हम समीकरण 3 में यहाँ पे रखेंगे, तो ये भी सब 0 हो जाएगा। देखो 0 से गुणा करोगे सारा 0, तो x और y दोनों के मान कितने मिल गए हमें, 0,0। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई भी दो संख्या है, उनका अंतर कितना है, 26। और एक संख्या कितनी है हमारी, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमारे पास कोई भी दो संख्या है, हमने मान ली संख्या एक x है और एक संख्या है y। इन दोनों का अंतर x माइनस वाई कितना है, 26। और बोला है कि पहली संख्या, एक कोई भी संख्या है, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये होगी हमारी समीकरण 2। तो x का ये वाला मान 3y यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y गए तो कितने बचे, 2y बराबर 26। 2 से 26 काटे, कितने आ गए, 13। तो y बराबर आ गया 13। y का ये वाला मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा x का मान। यहाँ पे रखेंगे तब भी मिल जाएगा, हमने अभी यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे रखोगे तब भी इतना ही मिल जाएगा। यहाँ रखोगे 13, इधर आके प्लस के हो जाएंगे तो भी 26 13 39। यहाँ रखोगे 13, जो कि हमने इसमें सवाल में रखा है, 13 3 39, तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो हमारा x वाला मान कितना हो गया, 39। पहले x का मान रखते हैं, फिर दूसरा y का। हो गया हमारा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, ये मैंने बता भी दिया था। इस वाले में हमें कंडीशन ये वाली लगानी है, ये वाली कंडीशन लगा के इसको सॉल्व करना है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की तरफ, द्विघात समीकरण। अच्छा चैप्टर है ये। इसमें 3 कंडीशन हमें ये वाली दे रखी होती है कि अगर b² माइनस 4ac का मान ज़्यादा है 0 से, तो उसके दो अलग अलग भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। और अगर 0 के बराबर है b² माइनस 4ac, तो उसके दो बराबर मूल होंगे। और वो दो बराबर मूल होते कौन से हैं, ये वाले होते हैं, -b/2 है। और b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा है, तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। एक ये फॉर्मूला अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, d बराबर b² माइनस 4ac। d को हम विविक्तर बोलते हैं। हम पहला वाला अपना क्वेश्चन करेंगे। इसमें दे रखा है 2x² माइनस k x माइनस 1 बराबर 0। अगर इसमें मूल बराबर हैं, तो हमें k का मान निकालना है। और मूल बराबर कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। तो ये वाली कंडीशन रखेंगे हम यहाँ पे, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b, a और c इन सब के मान पता होने चाहिए हमें। तो हम इस समीकरण से a, b, c के मान निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। पहले k के अंदर गुणा करो, तो माइनस का kx हो गया, माइनस k और प्लस का 1 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस का k। तो a का मान होता है हमारा x² की गुणा वाला, 2 हो गया। b का मान होता है हमारा x की गुणा वाला, माइनस k हो गया। और जो बचा लास्ट वो हो गया हमारा c का मान। तो उस तीनों मान हम यहाँ पे रखेंगे। b की जगह माइनस के, स्क्वायर है b² तो स्क्वायर, -4, a की जगह 2, c की जगह k। तो ये हो गए कितने, 4 दूनी 8 और k²। ठीक है, इन दोनों में से k अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एक k, यहाँ बचेंगे केवल 8। एक बार हम k को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो k बराबर आ जाएगा हमारा 8। ये हमारे k के दो मान निकल आएंगे। इसमें हम एक सवाल और करेंगे।
इसमें चैप्टर में काफ़ी सवाल हैं, सारे सवाल इसी पे होंगे और गुणनखंड के ऊपर होंगे सवाल। ऐसे ही आ सकता है, अब आपसे इस सब चैप्टर में विविक्तर पूछ सकता है कि एक समीकरण दे रखी होगी तो विविक्तर बताओ, या फिर ये पूछ सकता है कि इसके मूल होंगे नहीं होंगे इन कंडीशंस के ऊपर। तो हमारा जैसा मान निकल के आएगा डी का, हम उस हिसाब से लिख लेंगे। डी बराबर 0 आ जाएगा तो हम लिख लेंगे मान, मूल कैसे होंगे, ऐसी वाली कंडीशंस आएंगी इसमें। फिलहाल हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दो संख्याओं के वर्गों का अंतर तो हमें 180 दे रखा है। छोटी संख्या का वर्ग, ये सब बात समझने की है कि छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हमने मान लिया बड़ी संख्या तो हमारी x है, तो छोटी संख्या का वर्ग वो कितना है, बड़ी संख्या का 8 गुना। ठीक है, और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। पहली संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग कितना है, 8x। इन दोनों का अंतर घटाना कितना है, 180। ठीक है, 180 इधर आके माइनस के हो गए, इसके गुणनखंड करें 180 कम 180, 18 दाई 180, घट के 8 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 10 कॉमन ले लिए, x माइनस 18 दोनों में से कॉमन ले लिए, ये बच गया, x प्लस 10 बचा। ठीक है, इसको 0 के बराबर रखो तो x बराबर 18 आ जाएंगे, इसको 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर माइनस 10 आ जाएंगे। तो एक बार x बराबर माइनस 10 पे हम निकालेंगे जो छोटी संख्या का वर्ग, वो कितना था, 8x, 8 गुणा माइनस 10, 8 दाई 80, वर्ग था, हटाया तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये तो मान्य होगा नहीं माइनस में है। तो हम एक बार निकालेंगे x बराबर 18 पे, छोटी संख्या का वर्ग 8x यानी कि 18 144, वर्ग था, इधर हटाया तो अंडर रूट आ गया इस पे प्लस माइनस, ये कितना हो गया, प्लस माइनस 12। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। तो एक बार प्लस 12 होंगे, एक बार माइनस 12 होंगे, तो x तो हमारा वो तो कितना आ गया था, 18। बड़ी संख्या तो 18 वो होगी, तो एक बार 18 12 लिख सकते हो, या फिर 18 माइनस 12 होगी, यही संख्या होगी हमारी। ठीक, तो करेंगे हम चैप्टर नंबर 5। आपको इस बस फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत इजी, बहुत अच्छा चैप्टर है, करते हुए आपको बहुत मजा आएगा इसमें। कोई भी एपी अगर हमें बनानी है या वो किस टाइप की होती है, तो वो इस रूप में होती है, एक पद ए, दूसरा होता है हमारा ए प्लस डी, तीसरा हमारा हो जाता है ए प्लस 2d, फिर ऐसे बढ़ते रहते हैं 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ऐसे आगे आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ए जो होता है वो हमारा होता है प्रथम पद, पहला वाला पद होता है। डी होता है सार्व अंतर। वो सार्व अंतर क्या होता है कि अगले वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना, तो वो अंतर हो जाता है हमारा सार्व अंतर। देखो अगर इस वाले में से इसको घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, इस वाले में से इसको घटाएंगे डी बचेगा, ऐसे इस वाले में से इसको घटा लो तब भी डी बचेगा, इसमें से इसको घटा लो तब भी डी बचेगा, तो सब में बराबर अंतर जो आता है वही हमारा सार्व अंतर कहलाता है, डी। ठीक है, फॉर्मूला हमारा ये है कि अगर हमें किसी एपी का nवा पद निकालना है तो हो जाता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अगर एन पदों का योग निकालना है तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है एस एन बराबर एन बाई टू ब्रेकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अगर सवाल में ये देखा है कि अंतिम पद एल है तब योग बताओ उस श्रेणी का, तो ये फॉर्मूला आता है एन बाई टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला रहता है हमारा। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a को ए, ए प्लस ए यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ए प्लस ए, और ए के आगे वाला ये वाला फॉर्मूला पूरा ए एन का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, तो इसको ए प्लस ए एन भी लिख सकते हो, ए प्लस एल भी लिख सकते हो अंतिम पद से। ठीक है, और अगर हमें दे रखा है एक एस एन पद का योग उससे एक पहले वाले पद का योग, तो दोनों का अंतर हमारा ए एन होता है, एन होता है हमारा पदों की संख्या। तो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एपी के प्रथम 51 पदों का योग बताना है हमें, अगर दूसरे और तीसरे पद
14 और 18 दे रखे हैं पहले से। दूसरे पद कितना है, A2 कितना है 14, तीसरा पद A3 कितना है 18, ठीक है। और 51 पदों का योग हमें बताना है, यानी कि हमें पहले से क्या दे रखा है n, n कितना दे रखा है 51, 51 पदों का हमें योग बताना है, ठीक है। तो A3 और A2 दे रखे हैं, तो A3 तीसरा पद होगा, ये दूसरा पद है, तो तीसरे अगले वाले पद में से पहले वाला पद घटा दें तो हमारा D निकल आता है। तो हमने A3 में से A2 घटा दिया, 18 - 14 तो हमारा आ गया D। A2 क्या होता है हमारा, A2 होता है A प्लस D, दूसरा पद हमारा यही तो होता है, तो अभी हमने फॉर्मूले में देखा था A प्लस D, यही तो था हमारा दूसरा पद, ये तीसरा था, ये 14 था। दूसरा पद हमारा क्या होता है A प्लस D, बराबर हमें 14 दे रखा है, D हमने निकाल लिया 4 बराबर 14, 4 इधर आके माइनस के, तो 14 में 4 गए, ये भी मिल गया हमारे पास, D भी मिल गया, और n हमें पता था 51, तो हमें फॉर्मूला पता है, ये n पदों का योग का फॉर्मूला ये होता है। तो n कितना है 51, तो S 51 का मान निकालना है हमें, 51/2, 2a 2 गुणा 10 एक ही जगह, प्लस n - 1 51 - 1 गुणा D यानी 4। दो देखो, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएंगे, 2 तो इसमें है और इसमें से 2 जाएंगे तो यहाँ 2 बचेंगे, ठीक है। ये 2 2 कट गए, यहाँ 10 बचे, 50 गुणा 2, 50 दूनी 100 और 10 110, इन दोनों की गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताओ। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या हो जाएगा, वो हमें निकालना है। तो पहले तो 8 के प्रथम 15 गुणज लिखेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, कहाँ तक लिखने हैं हमें 15 गुणज, 15 पदों तक। तो ये हो गया हमारा n का मान 15 पदों तक। A पहला वाला पद हो गया हमारा, D इन दोनों का अंतर, 16 में से 8 गए 8, A D n पता है हमें, S 15 पूछ रहे हैं, 15 पदों का योग ही तो पूछ रहे हैं, तो n/2 15/2, 2a 2 गुणा 18 8 सॉरी, प्लस n-1 15 - 1 इंटू डी। देखो 2 इसमें भी होंगे, इसमें भी है, तो बाहर निकाल लो, इसमें बचे 8, इसमें बचे 2 चौक 8, 4 बचे, 15 में से 1 गया 14, 2 से 2 कट गए, 14 15 गुणा 8 प्लस 14 छक 56, तो S15 वाला 15 गुणा 64, दोनों की गुणा करोगे 15 चौक 60, 15 छक 90 और 6 96 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 7 13 19 कहाँ तक 205 में कितने पद होंगे, कितने पद, यानी कि हमसे पूछ रहे हैं n बताओ। तो 7 पहला पद दे रखा है A, D पहले दूसरे वाले में से पहला वाला घटा लो 6 बचेगा, और लास्ट वाला पद भी दे रखा है हमें, लास्ट पद कितना है n 205, n पूछ रहे हैं, n बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, an दे रखा है हमें 205, वो हम नेक्स्ट लाइन में लगा लेंगे, A 7 n-1 D 6, ये 205 लगा लिया हमने, an का मान 7 इधर आके माइनस का हो गया, n-1 इंटू 205 में से 7 गए तो कितने बचे 198, तो 6 से कट जाएंगे, 6 3 18, 6 3 18, 33 बचेंगे, 1 माइनस का है इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर हो जाएंगे हमारे 34, 34 पद हो जाएंगे हमारा इसका आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, 2 7 12 10 पदों तक इस AP का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। 10 पदों तक यानी कि n हमारा 10 हो गया, A हमारा पहला वाला पद होता है, वो हो गया 2, D दूसरे वाले बस पहले वाले को घटाना, वो हो गया हमारा D, 7 - 2 कितना हो गया 5, 10 पदों तक n हो गया हमारा 10, योग पूछ रहे हैं तो एक वाला फॉर्मूला लिख लेंगे हम, ठीक है। S 10 पद तक पूछ रहे हैं, 10/2, 2a 2 इंटू 2 प्लस n-1 10 - 1 इंटू डी 5, 2 दूनी हो गए हमारी 4, 10 में से 1 गया 9, 9 पंजे 45, 2 से ही कर दिया 2 पंजे 10, 45 4 कितने हो गए 49, इन दोनों की गुणा करी 5 ने 45, 5 चौक 20 4 24, 10 पदों का योग कितना आ गया हमारा 245। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनका भी कुछ फायदा हो जाए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको एक बार नहीं 2 बार अच्छे से सुनना समझना, क्योंकि क्वेश्चन सारे इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आने हैं, सारे चैप्टर से हर टॉपिक पे क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। आप
बस अच्छे से एक बार सुनो इसको और फिर अपने आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एक बार पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद खुद से इसको सॉल्व करो, फिर देखो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाए तो गारंटी है आप पेपर में बहुत अच्छे मार्क ले आओगे। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए हमें। तो 9, 17, 25 यानी कि ए हमारे 9 दे रखा है, डी क्या हो गया, अगले वाले पद में से इसको घटा लिया 8। इतना योग प्राप्त करने के लिए, योग हमें इस बार पहले से दे रखा है, एसएन कितना है 636, ठीक है। अपना योग वाला फॉर्मूला लिख लेंगे पहले। एसएन हमें 636 दे रखा है, एन बटे 2, एन का मान हमें पूछ रहे हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। इन दोनों में से अगर हम 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ 4 बच जाएंगे, 4 के अंदर गुणा भी कर लो, 4 एकम 4 एन और 4 एकम 4, 9 में से 4 गए 5 बचे, 4 एन प्लस 5, ये 2 से 2 कट गया। एन के अंदर गुणा कर लो, 4 एन स्क्वायर और 4 5 एकम 5 एन, 636 इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। इसको हमने इधर लिख लिया है, चाहे इसको इधर लिख लो, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में इधर, ये इधर आके माइनस के हो गया इसके साथ। इन इनकी गुणा करके ऐसे हमें घटाना है कि घट के आए 5, ठीक है। तो ये बन रहे हैं हमारे 53 माइनस 48, घट के 5 आ जाएंगे, और इनकी गुणा करोगे तो इन दोनों की गुणा के बराबर ही आएगा वो गुणा, ठीक है। एन के अंदर गुणा करो 53 एन, इनकी इससे करी माइनस के 48 एन माइनस 636 बराबर 0। इसमें से देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ एक एन आ रही है बाहर, यहाँ 4 एन बचेंगे, यहाँ केवल 53 बचेंगे। इन दोनों में से 12 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ बचेंगे 12 चौक 48 4 एन, और यहाँ से 12 कॉमन आए तो आ जाएंगे 12 पंजे 60, 12 तीन 36, इतने बचेंगे। ये दोनों में एक साथ ये कॉमन आ गया, एन माइनस 12 बचे। एन माइनस 12 को 0 के बराबर रखोगे तो एन बराबर 12 आ गए, इसको 0 के बराबर रखोगे तो 4 एन बराबर माइनस 53 आएंगे, तो एन बराबर माइनस 53 बटे 4। माइनस का है, इसको छोड़ देंगे, पद माइनस में तो होंगे नहीं, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, एन बराबर 12। ये हमसे पूछ रहे थे कि एन बताओ। लास्ट क्वेश्चन इसका हम एपी का कर रहे हैं। एपी का प्रथम 5 पद, अंतिम पद, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 64 और योग है 400। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये यहाँ पे 64 ना होके कुछ और नंबर था इसका 45, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल इस 64 लिख के ही इसको सॉल्व करेंगे, पर सॉल्व ऐसे ही करना है सारा। योग हमें दे रखा है एस एन 400, ठीक है। तो एस एन बराबर एन बाई 2, अंतिम पद दे रखा है तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम अपना, एन बाई 2 ए प्लस एल, एस एन 400 एन बाई 2 ए प्लस एल, ए 5 एल हमारा हो गया 64, 64 5 69, 69 इसके बटे में लेके आओगे 800 के, एन बराबर हमारा इतना आएगा, वो लगभग हम 12 के, जब एग्जैक्ट मान सही दे रखा होगा तो हमारा ये पॉइंट में नहीं आएगा, पूरा पूरा मान आएगा, ठीक है। तभी हम इसको 12 लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टू 2, ए एन एल के बराबर ही होता है, तो एल का मान हमें दे रखा है 64 बराबर ये ए का मान इतना, एन 12 हमने अभी निकाला माइनस 1 इंटू डी, ये इधर आकर माइनस के हो गए, 12 में से 1 गया 11 इंटू डी, 64 में से 5 जाएंगे 59 बचेंगे बटे 11, 11 को डिवाइड करोगे ये आ गया, ये भी पूरा पूरा मान आएगा, ये भी पॉइंट में नहीं आ रहा है इसमें, ये आ जाता है पर ये नहीं आएगा, इसकी थोड़ी सी मिसप्रिंट की वजह से ये आ रहा है, ठीक है। तो ये होगी आपकी एपी कंप्लीट। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज।